हेलो हेलो स्टूडेंट। हेलो स्टूडेंट। आज हम सीबीएसई नाइन्थ का फ्रेंच रिवॉल्यूशन इस चैप्टर के बारे में डिस्कस करते हैं। आज जो हम चैप्टर ले रहे हैं वो चैप्टर का नाम है द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, रेवोल्यूशन बोल सकते हैं। इसके हम इस चैप्टर में सिर्फ इंट्रोडक्शन पर ही फोकस करते हैं। तो इस लेसन में, इस चैप्टर में दिया गया है वो आपको अच्छी तरह से समझना है। सबसे पहले यहाँ पर दिया है कि जो किंग है लुइस 16, वो जो किंग है वो बुर्बो राजवंश से संबंधित था, जिसको हम बोलते हैं बुर्बो फैमिली। और उस फैमिली से रिलेटेड होने के साथ साथ वो जब वो किंग बना तो किंग बनने के बाद उसका रहन सहन बहुत ही अलग था। वो सबसे ज्यादा पैसा अलग अलग चीजों के लिए खर्च करता था। इतना ज्यादा पैसा खर्च करता था कि जिसकी वजह से कॉमन आदमी पर उसका ज्यादा इंपैक्ट होता था। अगर देखा जाए फ्रांस की जो व्यवस्था थी, जो अलग अलग पार्ट में डिवाइड थी, तो समझ लो कि वहां पर जो कॉमन पीपल है उस कॉमन पीपल पर उन्होंने ज्यादा अत्याचार किए। मतलब ज्यादा टैक्सेस बढ़ाना, हर चीजों के दाम ज्यादा बढ़ा देना, ये उसने ज्यादा काम किया। इसकी वजह से क्या हुआ कि वो जो लुइस 16 है, उस लुइस 16 की वजह से सभी लोग नाराज हो गए थे। वहां की जो जनता थी, वहां की कॉमन पीपल जो थे वो हमेशा डिससेटिस्फाइड रहते थे। उनको लगता था कि ये जो किंग है अपने ही जनता के खिलाफ में काम करता है, उनके ऊपर हमेशा अलग अलग पैसों का ट्रेस बढ़ा देता है। इसी वजह से अभी इस पार्ट में जो दिया है, सब पहले दिया है कि द किंग लुइस 16 जो है, हम पॉइंट पर फोकस करते हैं, तो वो डिस्पोटिक पावर को ज्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब सभी पावर उसके हाथ में थी और उसका वो हमेशा गलत तरीके से इस्तेमाल करता था। वो अच्छा किंग बन सकता था लेकिन वो अच्छा किंग नहीं था। लोगों को हमेशा अलग अलग टैक्सेस की वजह से मतलब प्रेशराइज करता था, उनसे टैक्सेस वसूल करता था। तो बाद में ऐसा दिया है कि पेरिस में एक ऐसी घटना हो गई, ये इंट्रोडक्शन में दिया है कि 14 जुलाई 1789 कि सभी जो देशवासी थे उनके खिलाफ में किंग जो था लुइस 16 ने क्या किया था, उनको शूट करने का ऑर्डर दिया था। तो पेरिस में पूरी सेना को भेजा था, जिसकी वजह से जो वहां पर जो जनता थे, कॉमन पीपल थे, उनके खिलाफ में जाने के लिए उसने ऑर्डर दिया था, जिसकी वजह से वहां की जनता प्रभावित हो गई। उनको लगा कि किंग अच्छा काम नहीं कर रहा है। वहां पर पीपल्स मिलिटिया ने, मतलब यहाँ पर मेल और फीमेल जो 7000 मेल थे जो पेरिस में थे, वहां पर पूरा कंप्लीटली उनको लगा कि एक जन आंदोलन छेड़ना चाहिए, उसको उन्हें जन सेना बनाना चाहिए। उसको एक नाम यहाँ पर दिया, पीपल्स मिलिटिया उन्होंने बनाई। और इसी वजह से सबसे पहली बार ऐसा हुआ कि राजा खुद डरने लगा कि ये लोग अभी उनका जो किंगडम है उसको खत्म करेंगे। इसी वजह से उसने पेरिस में सेना को बुलाया और उस पर वो अटैक करना चाहता था। बाद में ऐसा हुआ कि कुछ जगह पर, मतलब जो पेरिस का जो इस वाला पार्ट है, वहां पर बेस्टियल में, वहां पर जो सबसे ज्यादा मान सकते हैं कि वहां पर एक कैसल था। वहां पर अलग अलग टाइप के जो वेपन्स, बॉम्ब वगैरह थे, जो खास करके राजा का एक वो जगह थी, जो सीक्रेट जगह थी जहां पर वो हमेशा रखता था। तो वहां पर कुछ लोग, खास कर सैकड़ों लोग वहां पर एंट्री करते हैं और बेस्टिल को तोड़ देते हैं, क्योंकि उनको हमेशा लगता था कि ये सब कुछ इस कारण की वजह से है, इस वेपन की वजह से वो हमके ऊपर रूल कर रहा है। वो डिस्पोटिक जो पावर है उसका वो यूज कर रहा है, अपने पावर का मिसयूज करके लोगों को परेशान करता है। इसी वजह से उनके हमेशा ऐसा लगता था कि उन्होंने क्या किया, ये बेस्टिल को उसने तोड़ दिया। वहां के जो कैदी थे, वहां पर जो जेल में थे, उनको भी छोड़ा दिया। वहां पर जो ऑफिसर थे उनको भी मार दिया। मार कर उनको उन्होंने क्या किया कि वो बेस्टिल को तोड़कर वहां की चीजों को, अलग अलग चीजों को तोड़ के मार्केट में बेचना शुरू कर दिया। ये सब कुछ उन्होंने इसलिए किया क्योंकि राजा को कहीं ना कहीं वो दिखाना चाहते थे कि हम अभी आपसे डरने वाले नहीं हैं। और इसी वजह से पहली बार पूरे की पूरे फ्रांस में ये पहला शुरू हो गया 14 जुलाई 1789। इस पीरियड में लोगों को लगा कि खुद की आइडेंटिटी बनाना, कि राजा के पावर को डरना नहीं चाहिए, उसके खिलाफ में जाना चाहिए। ये बात उस पीरियड में फ्रांस में हुई। अगर देखा जाए पूरे दुनिया में, अगर देखते कि अलग अलग देश अलग अलग टाइम में इंडिपेंडेंट हो गए, लेकिन 1789 की इस पीरियड में
जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन वहां पर हुआ था, उनकी शुरुआत हो गई थी, जनता समझदार हो रही थी कि राजा कहीं ना कहीं उसके पावर का मिसयूज कर रहा है। इसी वजह से अगर देखिए उसने क्या किया किया था, इंक्रीजिंग टैक्सेस, यहाँ पर पॉइंट हमने लिखा है, उसने ज्यादा से ज्यादा जो गरीब जनता थी उस पर हमेशा टैक्स ज्यादा बढ़ा देता था, और वो अपनी जरूरतों पूरा करता था, उसकी जो क्वीन है उसकी भी जरूरतें को पूरा करता था, और उसको अलग अलग जगह पर खर्चा उसने करना शुरू कर दिया था। इसी वजह से उसने जो कॉमन पीपल जो अन्याय किया था, जिसकी वजह से ये इतना बड़ा रिवॉल्यूशन हुआ। तो कहीं कोई ने ध्यान में रखना है, जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ थर्ड स्टेट सोसाइटी पर हमेशा अन्याय जो वहां पर होती थी, और जो कॉमन पीपल हम बोल सकते, कॉमन पीपल जितना अन्याय होता था वहां पर, और इस अन्याय की वजह से वहां पर फ्रेंच रिवॉल्यूशन किया गया। तो कॉमन पीपल्स की मेन प्रॉब्लम थे कि किंग ने उनको हमेशा ही कम टैक्सेस लेना चाहिए, लेकिन उसने हमेशा वो टैक्सेस बढ़ाता था, अलग अलग नए नए टैक्सेस वो इंपोज करता था, जिसकी वजह से वहां के कॉमन पीपल को भी राजा पर कोई भरोसा नहीं था। और इसी वजह से अभी हमें इस पॉइंट पे इतना ध्यान में रखना है आपको कि हमेशा जनता को ये लगता था कि किस किंग को फांसी वगैरह होनी चाहिए, खत्म होना चाहिए, और एक पूरा देश एक इंडिपेंडेंट होना चाहिए, डेमोक्रेटिक वे से चलना चाहिए, ना कि वो द डिस्पोटिक पावर की वजह से जो किंग है वो अपने पावर का मिसयूज कर रहा है। ऐसा देश नहीं चलना चाहिए, ऐसे इस पॉइंट में दिया है। तो हमने इस पॉइंट में इतना ही देखा है, जो इंट्रोडक्शन बोल सकते हैं, जिस चैप्टर की जो बिगिनिंग है वो बिगिनिंग हमने की है। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन का जो फर्स्ट पेज पर जो एक समरी दी है, एक इंट्रोडक्शन दिया है, वो इंट्रोडक्शन को हमने समझने की कोशिश की है। इस पॉइंट आपको इतना ही ध्यान में रखना है कि लुई 16 का जो गरीबों के ऊपर जो अन्याय किया, और जो कॉमन पीपल ने उसके खिलाफ में जो आंदोलन किया, जिसको हम बोलते हैं पीपल्स मिलिटिया, मेल और फीमेल ने जो उनके खिलाफ में शुरू कर दिया, जिसमें बैस्टिल को उन्होंने तोड़ दिया, और वहां के अलग अलग वेपन को चुरा कर लेके गए, और उन्होंने पूरे बैस्टिल को तोड़कर उनकी चीजों को बेचना शुरू कर दिया, क्योंकि उनको लगता था कि राजा जो है उनके टैक्सेस कम नहीं कर रहा है, उनके जो वहां पर जो ब्रेड मिलता था उनके दाम भी ज्यादा बढ़ा दिए थे, टैक्सेस ज्यादा बढ़ा दिए थे, वो खरीद नहीं सकते थे। इसी वजह से ये सब कुछ हुआ। तो पूरे फ्रांस में अलग अलग जगह पर उन्हें तबाह करना शुरू कर दिए। कॉमन पीपल ने ये 1789 का जो रेवोल्यूशन है वो स्टार्ट कर दिया। तो हम इस पार्ट में, इस पहले पार्ट में इतना ही लेते हैं। हेलो सीबीएसई 9th स्टूडेंट, आज हम हिस्ट्री का चैप्टर शुरू कर रहे हैं, और हमने इसके पहले का जो टॉपिक लिया वो था इंट्रोडक्शन। अभी अभी हम जो ले रहे हैं वो कंप्लीट पहला पॉइंट शुरू हो जाता है द फ्रेंच रिवॉल्यूशन का। तो सबसे पहले द फ्रेंच रिवॉल्यूशन क्या है वो हमें पहले समझना जरूरी है। फ्रेंच रिवॉल्यूशन, इसका मतलब होता है जो रिवॉल्यूशन, यहाँ पर हम पहला वर्ड का मीनिंग देते हैं कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन में जब कहीं पर भी जनता सेटिस्फाइड नहीं होती किंग से या फिर वहां के शासन से, तो उनके खिलाफ में एक रिवॉल्यूशन करती है, मतलब उनके खिलाफ में जाती है। उसके लिए अलग अलग ग्रुप बनाते हैं, क्लब बनाते हैं, और उस किंग के खिलाफ में जाते हैं। तो उसको एक नाम दिया है, नाम ये है रिवॉल्यूशन। पूरे वर्ल्ड में फर्स्ट टाइम फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ, और ये जो रिवॉल्यूशन हुआ उसकी जो शुरुआत हुई थी 1789। तो 1789 ये ईयर जो है फ्रेंच रिवॉल्यूशन के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट दिया गया है। तो यहाँ पर अभी हम लेते हैं पहला टॉपिक, द फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द 18th सेंचुरी। 18th सेंचुरी में फ्रेंच कैसा था, फ्रेंच का शासन कैसा चलता था, ये इस पॉइंट से हमें पता चलता है। जैसे यहाँ पर पहला दिया है कि 1774 में लुई 16 ऑफ द बॉर्बन फैमिली। तो 1774 की बात यहाँ पर दी है कि सबसे पहली बार ऐसा हुआ कि लुई 16 जो किंग बना, और किंग बनने के बाद वो बुर्बन फैमिली से रिलेटेड था, और उसने एज ऑफ 20 में शादी की थी। उसका नाम है मैरिड विथ ऑस्ट्रियन प्रिंसेस मैरी एंटोनिएट। तो ऑस्ट्रियन थी मैरी एंटोनिएट। तो
तो उसके साथ शादी होने के बाद और जब उसने देखा कि पूरा खजाना जो था, ट्रेजरी जो थी शासन की, वो पूरी खाली हो गई थी। और खाली होने की वजह से ऐसा हुआ कि उनके पास पैसा कम था, शासन करने के लिए जो पैसा चाहिए था वो कम था। इसी वजह से राजा ने अलग अलग लोगों पर कर्जा मतलब टैक्सेस बढ़ाना शुरू कर दिया। इतने ज्यादा टैक्सेस बढ़ाए कि कॉमन जनता जो थी वो ज्यादा प्रभावित हो गई। सबसे पहले अभी हम यहाँ पर लेते हैं कि पैसा और खत्म होने के पीछे क्या क्या रीजन है। यहाँ पर दिया है कि 13th अमेरिकन कॉलोनीज ब्रिटेन, जो ब्रिटेन था, ब्रिटेन ने अमेरिका को कॉलोनी बना दिया था। ये जो ईयर है 1774 की बात है, उससे पहले भी स्टार्ट किया था। तो उस पीरियड में ये जो फ्रांस था, फ्रांस ने अपना पैसा लगाकर ब्रिटेन को हराना चाहता था। ब्रिटेन उसका शत्रु था पहले, 1774 की टाइम की बात है। और इसी वजह से इस शत्रुता के कारण उसको लगता था कि ये जो ब्रिटेन है भाग जाए अमेरिका से और अमेरिका एक इंडिपेंडेंट कंट्री बन सके। इसी वजह से सबसे पहली बार अमेरिका एक इंडिपेंडेंट कंट्री बने, इसलिए वो खुद अपना पैसा उसको इन्वेस्ट कर रहा। फ्रांस अपना पैसा बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहा था उस वॉर में। वहां का जो फूड सप्लाई है, वेपन है, ये सप्लाई करने के लिए वो सबसे ज्यादा पैसा अमेरिका पर लगा रहा है। कोई ये नहीं समझ रहा है कि अपने देश को भी पैसे की जरूरत है, लेकिन सबसे ज्यादा पैसा उसने उस पीरियड में अमेरिका के ऊपर लगा दिया। तो यहाँ पर आता है सबसे इम्पोर्टेंट, जो कर्जे में डूब गया, अबिलियन लिवरे नाम का यहाँ पर दिया है। उनकी करेंसी थी उस पीरियड में 1794 तक वो चली, बाद में उसको बंद कर दी गई। इतनी उनके ऊपर कर्जा पड़ गया था, जो अलग अलग जगह पर इतना ज्यादा कर्जा हो गया, तो कर्जे के कारण अभी फ्रांस बहुत टेंशन में आ गया था। और फ्रांस के राजा ने डिसाइड किया कि इतना पैसा हमें जमा कहां से करना है, तो क्यों ना हम थर्ड स्टेट के ऊपर वो टैक्स बढ़ा देते हैं। तो हमेशा वहां पर एक अलग सोसाइटी थी, यहाँ पर दिया है स्टेट सोसाइटी करके यहाँ पर दिया है। जैसे अपना देश में जैसे ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ऐसा समाज डिवाइड था। तो समझ लो उस पीरियड में 1774 उसके पहले जो फ्रांस जो था वो डिवाइड था अलग अलग स्टेट में। तो ये स्टेट दिए हैं। फर्स्ट स्टेट उसको बोलते हैं क्लर्जी। क्लर्जी मतलब जो चर्च में पूजा करने वाली पुजारी लोग। सेकंड नंबर यहाँ पर आता है, सेकंड स्टेट थे नोबिलिटी। तो ये नोबिलिटी मतलब एक राजा के साथ हमेशा उनका उठना बैठना हमेशा रहता था। और वो एक जैसे राजा की जो मंत्रिमंडल रहती है, उस मंत्रिमंडल के लोग थे, सेक्रेटरी जो लोग थे वो नोबिलिटी थे, उनको बहुत ज्यादा सत्ता दी गई थी। थर्ड स्टेट में आते हैं बिग बिजनेसमैन, ये पहला पॉइंट है। पीजेंट यानी वहां के जो फार्मर वगैरह लोग है, लेबर वगैरह लोग है, सर्वेंट है, ये जो लोग थे वो खास करके थर्ड स्टेट में आता है। तो एक स्टेट जनरल की पढ़ाई अपने इधर जैसे कास्ट सिस्टम जैसी बन गई थी उधर की। वहां पर क्लर्जी और नोबिलिटी को बहुत ज्यादा अधिकार दे दिए गए थे। उनसे कभी टैक्स भी राजा मांगता नहीं था, कभी डिमांड नहीं करता था। टैक्स कौन देगा? तो टैक्स देगा ये थर्ड स्टेट मतलब पुअर पीपल, कॉमन पीपल जो बोल सकते हैं उनको। बहुत ज्यादा टैक्सेस वो पे करते थे वहां पर। इसी वजह से तो ये लेबर और सर्वेंट और पीजेंट से ज्यादा टैक्स वसूल करते थे, जिसकी वजह से वो कॉमन जनता राजा के डायरेक्टली खिलाफ में गई। तो ये यहाँ पर ध्यान में रखना है कि राजा ने अलग अलग डिफरेंट टैक्सेस बढ़ाए, और टैक्सेस बढ़ाने का मेन ये रीजन था कि उसको अपना खर्चा निकालना है। खर्चा किसका होता है? इन द कोर्ट चलाने के लिए, मतलब अपना दरबार शासन चलाने के लिए, और जो यूनिवर्सिटी थी उनका पैसा उनके ऊपर खर्च करने के लिए, और उनकी जो आर्मी थी आर्मी पर पैसा खर्च करने के लिए, और जो रेगुलर जो ऑफिशियल वर्क है उनके पेमेंट करना है, सोल्जर के पेमेंट करना है, उसके लिए उसने जानबूझकर हमेशा वो टैक्सेस बढ़ाता था। टैक्सेस किसके ऊपर बढ़ाता था? तो इस कॉमन थर्ड स्टेट पर वो टैक्स बढ़ाता था।
तो ये जो कॉमन पीपल थे बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे, वो टेंशन में आ गए थे कि हम हमेशा राजा अपने ऊपर ही टैक्स ज्यादा बढ़ा देता है, और टैक्सेस इतने ज्यादा बढ़ाता था कि उनके पास रेगुलरली खाने के लिए पैसे भी रहते, बेसिक नीड भी पूरी नहीं होती थी। तो ये बात ध्यान में रखना है। अगर देखा जाए तो क्लर्जी और नोबिलिटी को जन्म के आधार पर बहुत से अधिकार दे दिए गए थे, तो उनके ऊपर कभी भी टेंशन नहीं रहता था। और बाद में दिया है यहाँ पर नोबिलिटी, नोबिलिटी के अंडर में कम से कम 60% जमीन उनको दे दी थी, बहुत से अधिकार, और बहुत सी जो जमीन थी तो प्रॉपर्टी उनके अंडर में ज्यादा थी। तो देखा जाए तो ये लोग खुद खेती नहीं करते थे, कॉमन पीपल अगर खेती करते थे, और 90% जो लोग थे गरीबों को ज्यादा काम करवाते थे। तो इसी वजह से क्लर्जी और नोबिलिटी बहुत सेफ थे, और हम मान सकते हैं, और भी जो पीजेंट लेबर है वो हमेशा ट्रेसफुल रहते थे, उनको टैक्सेशन बहुत ज्यादा देना पड़ता था। ये इस पॉइंट सबको ध्यान में रखना है। सेकंड पॉइंट आता है कि टैक्सेस, राजा किस टाइप से टैक्सेस लेता था। तो पहला टैक्सेस यहाँ पर दिया है, टैक्स पर हम फोकस करते हैं। चर्चेस जो रहते थे वहां के चर्च, और चर्च जो रहता था वो रिलीजियस टैक्सेस लेता था, उसको टीथे बोलते थे, टाइट भी बोलते थे। तो ये टैक्सेस वसूल करते थे कॉमन जनता से, और जो खास करके जो फार्मर थे, फार्मर से ये वसूल करते थे। मान सकते हैं कि उनका जो 10% लास्ट वाला जो पार्ट आता है 10% वो वसूल करते थे, मतलब पूरा प्रोडक्शन क्रॉप निकलने के बाद उनके ऊपर 10th जो टैक्स आता है थे उनसे देते थे, टाइट उनको टैक्स देना पड़ता था रेगुलरली। और जो किंग है वो स्टेट को चलाने के लिए टाइल नाम का टैक्स लेता था, मतलब टाइल एक इनडायरेक्ट टैक्स था ये, और ये अलग अलग टाइप के टैक्स लेता था। और डायरेक्ट टैक्स था, प्रत्यक्ष कर उसको बोल सकते हैं। कुछ लोग वो उस टाइम में जो किंग था वो इनडायरेक्ट भी टैक्स लेता था, जैसे टोबैको पर टैक्स लगाना, सॉल्ट पर टैक्स लगाना, ऐसे वो टैक्स लगाता था, जिसकी वजह से कॉमन पीपल हमेशा ट्रेसफुल रहता था, उनको टैक्सेशन देना पड़ता था, पैसे ज्यादा नहीं पड़ता। इसी वजह से वहां पर फ्रांस में 1774 में कॉमन जनता ज्यादा टेंशन में थी, क्योंकि क्लर्जी और नोबिलिटी को टैक्स नहीं देना पड़ता था, सिर्फ ये जो कॉमन पीपल है, थर्ड स्टेट जनता थी, और थर्ड स्टेट वालों को ज्यादा पैसे देने पड़ते थे। तो हम एक बार रिवाइज करते फिर से एक बार टॉपिक को, जो फ्रेंच सोसाइटी थी, यहाँ पर दिया है फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द 18th सेंचुरी। इस पॉइंट में हमने ये सीखा है कि जो किंग है 1774 में लुइस 16 जो बुर्बो फैमिली से रिलेटेड था, वो एज ऑफ 20 में किंग बना, और उसके बाद में शादी हो गई, उसकी शादी जो हुई उसकी ऑस्ट्रियन प्रिंसेस थी मैरी एंटोनिएट के साथ शादी हो गई। और उस पीरियड में ऐसा था कि अलग अलग जो वॉर हो गए थे, वॉर में इतना पैसा चला गया था कि जिसकी वजह से वो कर्जे में डूब गए थे, उनकी ट्रेजरी खाली हो गई थी। तो ट्रेजरी खाली होने की वजह से उन्होंने कॉमन पीपल पर ज्यादा टैक्स बढ़ाना शुरू कर दिया। 13 अमेरिकन कॉलोनी जो थी, तो अमेरिका के ऊपर उस टाइम में इंग्लैंड ने, मतलब आज का जो उस पर ब्रिटेन जो था, ब्रिटेन ने रूल किया था 13 कॉलोनी को। तो 13 कॉलोनी से हटाने के लिए, मतलब ब्रिटेन को उधर से हटाने के लिए फ्रांस ने अपना पैसा उधर इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। उसके बाद है डेथ नाम का पॉइंट दिया, बिलियन लाइवर डिलीवरी बोल सकते हैं। तो इस पर ज्यादा मतलब फ्रांस कर्जे में डूब गया, क्योंकि उसने अपने सबसे ज्यादा पैसा अमेरिका 13 कॉलोनी को मुक्त करने के लिए, फ्री करने के लिए, ब्रिटेन को दूर हटाने के लिए उसने ज्यादा पैसा अमेरिका में लगाया, फूड सप्लाई, वेपन सप्लाई, ऐसी चीजों के ऊपर। और बाद में हम देखते हैं कि स्टेट सोसाइटी कैसी थी। सोसाइटी हमें बताया समाज कैसा था वहां का, तो बताया मैंने पहला पॉइंट, वहां पर सोसाइटी 3 पार्ट में डिवाइड थी। जो हाइयर या सुप्रीम माने जाते थे राजा के बाद, क्लर्जी, नोबिलिटी को ज्यादा इंपॉर्टेंट था, और इन दोनों को कभी टैक्स देने की जरूरत नहीं पड़ती थी। टैक्स जो था वो पीसेंट, लेबर और सर्वेंट से ही टैक्स वसूल करते थे, इसी वजह से वो प्रॉब्लम में रहते थे। बाद में दिया है कि जो जमीन थी, कम से कम जो लैंड था वो 60% जो जमीन थी वो कॉमन पीपल को नहीं मिलती थी, वो सिर्फ नोबिलिटी के अंडर में थी और वो क्लर्जी के अंडर में थी, तो उनको ज्यादा पैसा मिलता था।
और इनके ये तो सिर्फ गुलाम या स्लेव बनकर उनके इधर काम करते थे, जो जैसे राजा के दरबार में सर्वेंट बनना, अलग अलग फार्म में खेती में काम ज्यादा करना, ये काम उस पीरियड में करते थे। उसके बाद यहाँ पर आता है टैक्सेशन के बारे में बताया कि एक रिलीजियस टैक्स जो है चर्चेस हमेशा वसूल करते थे फार्मर से, उसको टाइथ या किथे भी बोल सकते हैं। किंग जो है वो डायरेक्ट टैक्स लेता था कुछ जगह पर, टाइल नाम का टैक्स है, उसको टेली भी बोल सकते हैं। टैक्सेस वसूल हमेशा वो करते थे। और इनडायरेक्ट भी टैक्स थे, जैसे उनके ऊपर जो टोबैको है, या फिर दूसरी बात हम एग्जांपल लेते हैं टोबैको और सॉल्ट पर टैक्स लगाते थे। तो इस टाइप से ये पॉइंट में दिया है, तो ये हमें आज हमने 9 का टॉपिक ना लिया है। सीबीएसई 9 का भी हमने जो चैप्टर शुरुआत कर दी थी, तो पहला हमने टॉपिक इसमें ले लिया है, और वो पहला पॉइंट था द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। इसके इंट्रोडक्शन हमने ली। इंट्रोडक्शन के बाद हमने इसके जो इंट्रोडक्शन वाला जो पार्ट था वो भी लिया, द फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द 18th सेंचुरी। तो 18th सेंचुरी में वहां पर किस टाइप से लोग वहां पर जनता पर टेंशन या ट्रेस आता था, या फिर जनता कैसे वो प्रभावित हो गई थी, उसके बारे में दिया है। हमने इसे पहले पॉइंट में लिया है कि वहां पर जो फ्रेंच की जो सोसाइटी थी वो स्टेट जनरल में डिवाइड थी, अलग अलग के स्टेट थे, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट। उसमें ध्यान में रखना है कि फर्स्ट स्टेट में हमें लिया था क्लर्जी, सेकंड स्टेट में हमें लिया था नोबिलिटी, थर्ड स्टेट में था पीजेंट, आर्टिशियन, सर्वेंट, ये लोग उसमें शामिल थे। तो हमेशा क्लर्जी और नोबिलिटी को कभी टैक्स नहीं देना पड़ता था। टैक्स जो देना पड़ता था, जो थर्ड स्टेट जनता थी उनको टैक्स देना पड़ता था। इसी वजह से वहां पर कॉमन जनता बहुत ही ज्यादा ट्रेस में आ गई थी, उनको हमेशा टैक्सेस भरना पड़ता था, और उनकी खाने के लिए भी पैसा नहीं बचता था। तो एक तो पेमेंट कम पेमेंट में उनको टैक्सेस पे करना, और टैक्सेस पे करने के बाद उनको बेसिक नीड के लिए पैसा नहीं रहता था। इसी वजह से वहां पर सबसे पहला प्रॉब्लम ये आया कि उनकी बेसिक नीड पूरी नहीं होती थी। इसी ऊपर ये पॉइंट दिया हुआ है। तो पॉइंट दिया है द स्ट्रगल टू सर्वाइव, मतलब जीवन जीने के लिए संघर्ष करना पड़ा। इतना संघर्ष करना पड़ा, एक तो टैक्सेशन पे करो, उसके बाद उनको चर्चेस के टैक्स, किंग के टैक्स, अलग अलग टैक्स, और उसके साथ बेसिक नीड पूरी करना है उसमें, और वेजेस कम, ये सभी चीजों में उनका एक ऐसी कंडीशन हो गई जो ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन मान सकते हैं। तो हम एक भी ध्यान देते हैं कि वहां पर फ्रांस में किस टाइप का एक पॉपुलेशन थी, वो यहाँ पर दिया है। तो 1715 की जब बात थी तो पॉपुलेशन थी 23 मिलियन। तो 23 मिलियन जो पॉपुलेशन थी वो थी उस पर 1715 की पीरियड की बात यहाँ पर की है। तो समझ लो वहां पर लोगों की बेसिक नीड पूरी हो भी सकती थी। लेकिन अभी बाद में ऐसा हुआ कि जब 1789 की ईयर में पॉपुलेशन जो है वो बढ़कर इंक्रीज हो गई, 28 मिलियन इतनी हो गई। तो इतनी ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ गई थी। इतनी पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से सबसे पहला प्रॉब्लम आया तो खाने पीने का प्रॉब्लम आया। फूड ग्रेन पर डिमांड ज्यादा बढ़ती गई, क्योंकि फूड ग्रेन की जो रहता है वो क्रॉप नहीं बढ़े, प्रोडक्शन नहीं बढ़ा, और प्रोडक्शन न बढ़ने के कारण वहां पर सबसे बड़ा प्रॉब्लम आया कि उनको स्टार्वेशन का सामना करना पड़ा। जहां पर यहाँ पर दिया है कि फूड ग्रेन्स डिमांड बढ़ी, तो जनता की डिमांड थी फूड ग्रेन, खाना चाहिए था। उनका मुख्य भोजन था ब्रेड, जो ब्रेड हमेशा वो रोज मॉर्निंग के टाइम खाते थे, उनका भोजन मुख्य भोजन में वो ब्रेड आता था। लेकिन जो अनाज के दाम बढ़ने के कारण वो ज्यादा महंगा हो गया। इसलिए देखो इंक्रीजिंग ब्रेड प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ी, और कॉमन पीपल तो नहीं ले सकते, लेकिन नोबिलिटी क्लर्जी को टेंशन नहीं था, उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं था, उनको आसानी से खरीद सकते थे। उसके बाद भी रॉयल कोर्ट का भी हमेशा उनको पैसा मिलता था। लेकिन जो थर्ड स्टेट सोसाइटी थी उनको ये ज्यादा सामना करना पड़ता था। तो जहां पर देखा कि वो लो वेजेस का पॉइंट हमने लिया, जहां पर ये लोग काम करते, थर्ड स्टेट के लोग जो है एज ए लेबर काम करते, वर्कशॉप में काम करते थे। वर्कशॉप में जब काम करते थे तो वहां पर पेमेंट जो देने वाले जो ओनर रहते थे वो डिसाइड करते थे किसको कितना पेमेंट देना है।
पेमेंट हमेशा कम रहता था, लो वेजेस रहते थे उनको, और लो वेजेस मिलते थे क्योंकि वो ओनर वो डिसाइड करते थे किसको कैसे पेमेंट देनी है। इसी वजह से उसके पेमेंट कम होने के कारण वो ज्यादा स्ट्रेस में आ गए। क्रॉप कभी बढ़ा नहीं, प्रोडक्शन कभी बढ़ा नहीं, मार्केट में चीजों दाम बहुत ज्यादा बढ़ गए। इसी वजह से वहां पर एक एकदम ऐसी कंडीशन है जिसको बोलते हैं यहाँ पर सबसिस्टम क्राइसिस। सबसिस्टम क्राइसिस का मतलब होता है बेसिक नीड इंडेंजर्ड में आ जाना, मतलब बेसिक उनकी जो नीड है वो पूरी नहीं होती थी। इसको उन्होंने यहाँ पर नाम दिया सबसिस्टम क्राइसिस। तो ये जो कंडीशन है, अभी हमने इस पॉइंट में इतना ही ध्यान दिया है कि द स्ट्रगल टू सर्वाइव, मतलब जो थर्ड स्टेज सोसाइटी थी, इन थर्ड स्टेज सोसाइटी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम अगर कौन सा आया तो प्रॉब्लम था उनकी जरूरत पूरी होती नहीं थी, और बढ़ने वाली पॉपुलेशन के कारण उनके हर खाने पीने के फूड ग्रेन्स की डिमांड न पूरी होने के कारण यहाँ पर बढ़ती गई। तो फूड ग्रेन और इनके ब्रेड के प्राइस ज्यादा बढ़ते गए, और यहाँ पर हमने देखा सोसाइटी जो थी रिच और पुअर में ज्यादा डिफरेंस होता गया, और इतना वाइडन होता गया प्रॉब्लम कि रिच होते गए और पुअर होते गए, और उनके खाने पीने के प्रॉब्लम आया, स्टार्वेशन आया। इसको इसने सबसिस्टम क्राइसिस एक पॉइंट यहाँ पर नाम दिया गया है। तो ये पॉइंट हमने अभी क्लियर किया है।